और आज से 30 साल बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या नौजवानों से ज़्यादा हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा जनसंख्या का 64% आबादी नौजवानों की है, जिनकी उम्र 15 से 29 साल है, और उन नौजवानों का भविष्य खतरे में है। एक नौजवान इस देश में जब देश की सेवा के लिए सोचता है तो वो सोचता है कि वो आर्मी में जाए, नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए, और उसी सपने को लेकर के दिन रात वो सोता है और जागता है और दिन रात मेहनत करता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब वो सारी चीज़ें अपने उस सपने पे लगा चुका होता है और बिल्कुल जब सपना बिल्कुल सामने नजर आता है तो उसके सपने से उसको जगा दिया जाता है या दिखा दिया जाता है कि तुम ये सपना देखना छोड़ दो। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल की लगातार मेहनत उसकी पानी में चली जाती है। हमारे साथ कुछ नौजवान खड़े हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आए हैं, और ये वो लोग हैं जो कोविड के दरमियान बहुत सारे एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए थे, चाहे वो रिटन हो, चाहे इंटरव्यूज हो, सब कैंसिल किए गए थे। बाद में कई अलग अलग छात्र आके मांग कर रहे हैं कि हमें दोबारा से उसके लिए चांस दिया जाए। आइए इनसे जानते हैं कि आप लोग पहले तो अपने बारे में बताइए कि क्या इशू क्या हुआ था आप लोगों के साथ। मेरा नाम अनुराग, मैं 2021 में आर्मी की फाइल को क्लियर पास कर और हमारा प्लानिंग बंदा हुआ था। 2021 में पास किया था। और उस दौरान कोरोना का महामारी का समय था, सारे काम बाधित थे, तो हम लोगों ने भी वेट किया था। लगभग 2 साल हमें भ्रम में सरकार ने कहा कि आपकी भर्ती करा दी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उस समय जिस समय भर्ती हुआ था सर हमारा 21 साल था, और 2 साल भ्रम में रखा गया। 2 साल बाद मतलब अग्निपथ योजना ला के हमारे सबसे किया, और उस दौरान 2 साल एज भी हमारा बढ़ गया, 23 साल हो गया। और उस समय अग्निपथ योजना आया तो हमें बोला गया कि जिसने भी इससे पहले भर्तियाँ हुई है सबको निरस्त की जाती है, और जो भी लड़के आएंगे सभी अग्निपथ पे कहा जाएगा। तो उस दौरान सर हमारा एज 23 साल हो गया, और हम अग्निवीर में भी नहीं जा सकते थे, और हमारा मतलब एज भी बाढ़ खत्म हो गया सर, और हमारा भर्ती भी निरस्त कर दिया गया। और हम लोग सर हर तरह से क्वालिफाइड थे, हमारा बस ज्वाइनिंग बाकी था। और एयरफोर्स का भी लगभग 8,000 संख्या था, 8,000 अभ्यर्थी थे जिनका मतलब ज्वाइनिंग बाकी था, तो सारे भर्ती निरस्त कर दी गई। तो नहीं, सवाल ये है कि अभी ये कह रहे थे कि इनकी जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद कहा गया कि इसको अग्निपथ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस देश में जो एमएलए एमपी बनते हैं उनको 5 साल का जो पीरियड मिलता है उसको अगर 2 साल कर दिया जाए तो क्यों नहीं किया जा सकता, ताकि 2 साल के बाद ही जनता के पास उनके पास चॉइस हो कि वो चाहे अगर काम नहीं कर रहा तो उनको वापस घर पे बिठा दिया जाए। यानी कि जो नौजवान ताउम्र यानी कि वर्किंग लाइफ में पूरे देश की सेवा करना चाहता है, यानी कि 58 साल या 60 साल की उम्र तक वो आर्मी में नौकरी करना चाहता है, सपना देखता है कि मैं देश की सेवा करूंगा अपनी ताउम्र जीवन भर, उसको कहते हैं कि अब तुम्हें अग्निवीर और अग्निपथ में तब्दील कर दिया गया। हमारे साथ कर्नल मेहर साहब है। कर्नल साहब, आप फौज से रिटायर्ड हैं, एज ए कर्नल रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा कि अग्निपथ या अग्निवीर जो ये कह रहे हैं, क्या इस देश के युवाओं को इतना अकल नहीं है या सबकी मति मारी गई है कि जो उनके साथ छल किया जा रहा है, जिसके तहत आज 64% आबादी जो मैंने कहा युवाओं की है, इतने बड़े जनसंख्या के साथ अगर छल किया जा रहा हो, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उनकी क्या मजबूरी हो गई? ये दरअसल आपको मैं बताऊं कि 9.5 साल से माहौल देश में ऐसा बना दिया गया है, केवल इन नौजवानों का नहीं, किसी की भी इनके साथ जो मंत्री हैं या सांसद हैं उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। एक शब्द आज किसी मंत्री या सांसद की औकात नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री महोदय से ये कह सकें कि ये नीति आपकी गलत है। अगर वो कर दिया तो वो जाएगा, या तो उसके लिए कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी के लिए लोग तैयार नहीं है। क्योंकि राजनीति में लोग ये समझते हैं कि तुम्हें दुकान चलाने का एक मौका मिल गया है, इसको चलाओ, चाहे बिना काम किए चल रहा है तो अच्छी बात है। तो ये बड़ी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, ये दुखद है। आप एक इससे आप उदाहरण देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, जो उनकी बुक के अंदर जो खुलासा अब जो बैन कर दिया गया कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे उसके कंटेंट जो बाहर आए हैं मतलब एक शॉकिंग कंटेंट। तो ये चीज कितना अच्छा होता कि जनरल साहब अपने इस पद पर रहते हुए अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते, सरकार से सवाल करते, क्योंकि संभव था। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन वही है आपने जो बोला कि लोग आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया होता। और आप देखिए, सेना अगर जरा सी भी कमजोर हो गई तो देश का भविष्य क्या होगा। और ये जो 1.5 लाख युवाओं के साथ जो हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इसका हमारे सेना के मनोबल पर भी असर पड़ेगा?
क्योंकि जो आज वहाँ से रिटायर होने वाले हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो भर्ती हो रहे हैं, या किसानों के बच्चे इसमें जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस और सेना में हमारे साधारण परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब मजदूर जवान किसान, इन्हीं के बच्चे होते हैं। और इसका अगर उनके मोराल पर फर्क पड़ गया, लेकिन ये सरकार को चिंता नहीं है। मुझे नहीं मालूम, सरकार अपने आप को इतनी सुरक्षित मानती है, उनको सेनाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए सेना के बगैर कुछ नहीं। आपने एक बात की है तो मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, इस देश में जब किसी को कुर्सी मिल जाती है तो इस देश को अपनी बपौती समझता है। वो समझता है कि ये देश मतलब उसका राजतंत्र इसमें काबिज हो गया है, वो राजा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा रहेगा या उसके खानदान के लोग राजा रहेंगे। वो शायद भूल जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं, हालांकि आज के वक्त में अगर हम रिपोर्ट को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोक्रेसी में हम कन्वर्ट होंगे। सवाल ये है कि देश की जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि जो कुर्सी जनता ने चुन के जिसको बिठाया है वो तो फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन अल्टीमेटली वो तो कुर्सी छोड़ के उतार दिया जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। कल तो देश हमारे आपके भरोसे ही है ना। मैं उसी सेना की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर जो लोग नहीं बोले उस टाइम में, आपको मैं याद दिला दूं एक और बात, नोटबंदी पे जो बात हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बातें आई थी कि आरबीआई को मंजूर नहीं था, कई और जगह पे चर्चा हुई, जबरदस्ती थोपा गया नोटबंदी लोगों के ऊपर में। इसी तरह से अग्निवीर और अग्निपथ की भी खुलासे हुए हैं। तो क्या इस देश के नौजवान हमारे खड़े आज मुंह लटकाए हुए हैं, क्या इनको और इन जैसे लाखों नौजवान जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जिनके सपनों से खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये स्कीम है जिसके तहत हमें मुखरता से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहिए और लोकतांत्रिक वे में पहुंचाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं ये कहता हूँ रास्ते को उत्पाद मत बचाइए। नहीं, लोकतांत्रिक वे में आप आवाज पहुंचा सकते हैं, तो आखिर इसमें दिक्कत क्यों लगेगी? कौन बोले